जाको राखे सुप्रीम कोर्ट, पकड़ सके ना कोई, एफआईआर न कोई कर सके, भ्रष्टाचार कितना भी हो। नमस्कार, मैं जनमुक्ता श्री ओम गौतम और भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, हम आज उसकी ताकत आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ, भारत का सुप्रीम कोर्ट, उसमें बैठे हुए 33-34 जज और उनका जो कॉलेजियम है, ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली संस्था है। और ईश्वर के बाद अगर कोई संस्था किसी व्यक्ति को सबसे ज्यादा शक्तिवान बनाने का काम करती है तो वो यही भारत का सुप्रीम कोर्ट करता है। आपको हमारी ये बात जो है बड़ी अटपटी लग रही होगी, लेकिन हम जब विस्तार से आपको बताएंगे तो आप भी इस बात से सहमत होंगे कि भारत के सुप्रीम कोर्ट और उसके कॉलेजियम और उसके जजों के पास जो पावर है वो दुनिया में किसी के भी पास नहीं है। न भारत के प्रधानमंत्री के पास, न भारत के राष्ट्रपति के पास, और यहाँ तक कि अमेरिका जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश कहा जाता है, उसके राष्ट्रपति के पास भी वो पावर नहीं है जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास होती है। और उनकी कृपा से यही ताकत देश के अन्य करीब 800 लोगों को और मिल जाती है। जी हाँ, ऐसी ताकत दुनिया में किसी के भी पास नहीं है जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजों के पास है, हाई कोर्ट्स के जजों के पास है। क्योंकि इन लोगों के खिलाफ किसी भी तरीके का कोई केस फाइल नहीं हो सकता है। ये कितना भी बड़ा भ्रष्टाचार करें, कितने भी बड़े कदाचार या बलात्कार जैसे केस भी अगर इन पर लग जाए, तब भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई तो दूर की बात है, एफआईआर या इंक्वायरी भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये लोग किसी भी कानून के दायरे में नहीं आते हैं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अब तक अपने कई निर्णयों में लागू कर दिया है और अब ये कानून बन चुका है भारत में। ये हम आपको बता रहे हैं क्योंकि एक केस है जो पिछले 3 महीने से पेंडिंग पड़ा हुआ है और फिर से उस पर एक बार फिर आगे तारीख दे दी गई है। और केस है कि लोकपाल जो AM खानविलकर हैं, वो खुद सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। उनके सामने एक कंप्लेंट आई थी और इस कंप्लेंट में एक हाई कोर्ट के जज और एक और उनके सहयोगी के खिलाफ और एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के खिलाफ कदाचार भ्रष्टाचार का मामले की शिकायत उनके सामने हुई थी। इसके बाद लोकपाल महोदय ने एक आदेश पारित किया और उन्होंने कहा कि जहां तक हमारा मानना है कि लोकपाल कानून जो 2013 का है उसके दायरे में हाई कोर्ट के जज भी आते हैं, यानी कि हम उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ कंप्लेंट ले सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने इस पूरे वाकये पर या इस केस पर भारत के चीफ जस्टिस से भी राय मांग ली। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एकदम से हरकत में आया और सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो लेते हुए फरवरी में इस पर अपने यहाँ सुनवाई शुरू कर दी और उस पूरे के पूरे केस पर स्टे लगा दिया। यानी कि जो जज महोदय हैं, उनके जो सहयोगी हैं और जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है, किसी के भी खिलाफ कोई भी भ्रष्टाचार के विरोध में लोकपाल की कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा स्टे लगा दिया गया और उस पर एक तारीख रख दी गई। अब तक इस मामले में कई तारीखें हो चुकी हैं और अब इस मामले को जुलाई तक के लिए टाल दिया गया है। इस मामले की जो सुमोटो केस की जो सुनवाई कर रही थी, उस बेंच में जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका 3 लोग शामिल थे। हालांकि आखिरी जो सुनवाई हुई है 30 अप्रैल को, उसमें मिस्टर ओका ने यह कहा कि चूंकि इस मामले में CJI की विचार मांगे गए हैं, इसलिए इस मामले को अब CJI की बेंच को रेफर कर दिया जा रहा है। यानी कि अगले जब जुलाई में इसकी सुनवाई होगी तो चीफ जस्टिस के तौर पर इसमें BR गवई ही बैठेंगे। बाकी कितने और जज होंगे, क्या ये 3 जजों की ही बेंच होगी या इसको 5 जजों की बेंच बनाई जाएगा, ये आगे देखा जाएगा। अब आते हैं, हमने जो कहा कि भारत के जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस हैं, चीफ जस्टिस हैं, वो दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति क्यों हो जाते हैं। क्योंकि एक केस आया था 1991 में जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने डिसाइड किया था और ये केस था के वीरस्वामी का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट की उस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये कहा था कि चूंकि
भारत के सुप्रीम कोर्ट का जो गठन हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हुआ है, किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा नहीं हुआ है। इसलिए पार्लियामेंट द्वारा बनाए हुए किसी भी कानून के दायरे में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस नहीं आते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि चाहे भ्रष्टाचार विरोधी कानून हो, चाहे क्रिमिनल लॉ के तमाम दफाएं हो, वो सब की सब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर नहीं लगती हैं। इनके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का या अन्य किसी कदाचार का या बलात्कार का कोई भी मामला होता है तो उस मामले के लिए सबसे पहले चीफ जस्टिस से परमिशन लेनी होगी, तभी ऐसे किसी जज के खिलाफ, चाहे वो परमानेंट जज हो या फिर एडिशनल जज हो, कोई जांच शुरू नहीं हो सकती है। हालांकि इसी में एक चीज और है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 2 के तहत जो पब्लिक सर्वेंट का दायरा है उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को रखा गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कई बार फैसलों में यह कहा जा चुका है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है वो पब्लिक सर्वेंट के दायरे में भी नहीं आते हैं। यानी आप समझ लीजिए कि भारत में कोई भी कानून जब पारित होता है तो उसका दायरा जब बताया जाता है तो एनी पर्सन बताया जाता है, यानी कि भारत का कोई भी नागरिक या कोई भी विदेशी जो उस कानून का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सारी कार्रवाइयां होंगी। लेकिन यहाँ पर इस एनी पर्सन में भारत के सुप्रीम कोर्ट के 33-34 जज और हाई कोर्ट्स के करीब 750 जज नहीं आते हैं। यानी कि ये जो लोग हैं, जो 800 के लगभग लोग हैं, ये भारत के किसी भी कानून के दायरे में नहीं आते हैं। और जब भारत के किसी कानून के दायरे में नहीं आते हैं, भारत के किसी कानून के तहत इनके खिलाफ FIR नहीं हो सकती, तो दुनिया के किसी भी कानून के दायरे में भी ये नहीं आते हैं। जबकि बाकी जो दुनिया के नागरिक हैं, चाहे वो किसी भी शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति हैं जैसे डोनाल्ड ट्रंप, या किसी भी सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं जैसे नरेंद्र मोदी, या भारत के राष्ट्रपति, इन सब के ऊपर लॉ ऑफ लैंड लागू होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर लॉ ऑफ लैंड लागू नहीं होता है। अगर होगा भी तो उसके लिए उन्हीं से परमिशन लेनी होगी। और जैसा कि आज तक देखने को मिला है कि किसी भी बड़े से बड़े भ्रष्टाचार या बेईमानी या किसी अन्य तरीके के अपराध में भी अगर नाम आ गया है किसी जज का, तब भी किसी CJI ने कभी FIR करने की परमिशन अब तक नहीं दी है। ताजा उदाहरण यशवंत वर्मा का है। यानी जो कहा जाता है कि जजेस भी कानून से ऊपर नहीं है, वो केवल ढकोसला है। वास्तविकता ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपने ही तमाम निर्णयों के द्वारा ये साबित कर दिया है कि वो लॉ ऑफ लैंड से ऊपर है, वो किसी भी कानून से ऊपर है, वो किसी भी कानून की प्रक्रिया से ऊपर है। जब लोकपाल का ये मामला सामने आया था तो जस्टिस BR गवई ने कहा था कि इट इज वेरी डिस्टर्बिंग, यानी कि ये जो निर्णय लोकपाल ने लिया है कि हाई कोर्ट के जज के खिलाफ वो भ्रष्टाचार के केस की जांच कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है। देश में किसी के भी खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ FIR हो सकती है, क्रिमिनल केस हो सकता है, लेकिन जजों के खिलाफ नहीं हो सकता। तमाम ऐसे मामले हैं कि जजों के ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप लगते रहे हैं और ये इम्यूनिटी बढ़कर उन वकीलों पर भी लागू हो जाती है जिनका रसूख बहुत ज्यादा है या जो कॉलेजियम को भी अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने की या प्रभावित करने की योग्यता या ताकत रखते हैं। अब ये जो सुनवाई हो रही थी इसमें 3 सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को एमिकस क्यूरी यानी कि सहयोगी बनाया गया था। उनमें एक थे रंजीत कुमार और दूसरा नाम जो है आप एकदम चौंक जाएंगे, दूसरे इसमें न्याय मित्र जो थे वो थे कपिल सिब्बल। अब आप समझ लीजिए कि कपिल सिब्बल जैसे लोग जब इस तरीके के मामलों में हस्तक्षेप करेंगे, कोर्ट को सलाह देंगे, तो परिणाम वही होगा जो कॉलेजियम के बनने के समय हुआ था। हमने आपको बताया था कि कॉलेजियम को लेकर जब ये सेकंड जजेस केस आया था, थर्ड जजेस केस आया था, तब उसमें जो एमिकस क्यूरी थे वो थे शांति भूषण, राम जेठमलानी और कपिल सिब्बल। अब आप समझ लीजिए
ऐसे ऐसे लोग किस तरीके की सलाह देते हैं, और यही वजह है कि जो इम्यूनिटी किसी भी देश के किसी भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को प्राप्त नहीं है, वहां के जजेस को प्राप्त नहीं है, वो भारत के हाई कोर्ट्स के जजेस को भी प्राप्त है जब तक वो सेवा में है, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी प्राप्त है। ये जो मामला लोकपाल के सामने आया था, इसमें जो जज महोदय थे वो पहले किसी फर्म के लिए वकालत करते थे, यानी कि वो उनका क्लाइंट था, और बाद में जब उसके खिलाफ कोई केस आया तो उन्होंने उस केस को प्रभावित कर दिया। इसी बात की कंप्लेंट उनके खिलाफ थी कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। अभी आपने देखा था पिछले दिनों चंद्रचूड़ के खिलाफ जो सीजीआई रह चुके हैं, उनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार और कदाचार का मामला सामने आया है कि किस तरीके से उन्होंने छुट्टी पर रहते हुए तीस्ता शीतलवाड़ के लिए एक पहले बार बेंच गठित की, फिर उसके बाद एक और बड़ी बेंच गठित की, और तीस्ता शीतलवाड़ को सेम डे जमानत दिला दी, जिसको लेकर राष्ट्रपति से शिकायत की गई है। हालांकि इस पर कुछ हो पाएगा इसकी उम्मीद नहीं है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई कानून ही नहीं बना है जिसके द्वारा इन जजों को सही तरीके से संविधान के और कानूनों के दायरे में लाया जा सके। जिस तरीके से पिछले 40-45 सालों में सुप्रीम कोर्ट के जजेस द्वारा और उनके सहयोगी बड़े बड़े वकीलों के द्वारा, जिन्हें वो एमिकस क्यूरी यानी कि न्याय मित्र नियुक्त करते हैं, संविधान के जो अनुबंध है, उपबंध है, उनका अलग तरीके से व्याख्या कर ली गई है अपने फायदे के लिए, जिसकी वजह से ये जो लगभग 800 लोग हैं जो हाई कोर्ट के जजेस या सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, वो भारत के किसी भी कानून से ऊपर हो चुके हैं, चाहे वो संविधान ही क्यों ना हो। यही वजह है कि 2 जजों की डिवीजन बेंच भारत के राष्ट्रपति को आदेश दे देती है, उनकी शक्तियों में कटौती कर देती है, और इस पर जब भारत के वाइस प्रेसिडेंट सवाल उठाते हैं तो सबसे ज्यादा मिर्ची कपिल सिब्बल को लगती है, और खलबली उन जजों में भी मचती है जो इसके पक्ष में थे कि जो कुछ भी निर्णय लिया गया है, चाहे वो राष्ट्र विरोधी ही क्यों न साबित हो जाए। हमने आपको बताया था कि जो निर्णय लिया गया है कि कोई भी विधानसभा से पारित हुआ विधेयक 3 से 4 महीने के भीतर अगर राज्यपाल और राष्ट्रपति उस पर अनुमोदित उसे नहीं करते, हस्ताक्षर नहीं करते हैं, तब भी कानून बन जाएगा। हमने आपको बताया था कि कब केजरीवाल जैसे या जैसे भगवंत मान पंजाब में है, ये लोग अगर अपनी विधानसभा से कोई भी राष्ट्र विरोधी या समाज विरोधी या किसी भी तरीके का संविधान विरोधी कानून पारित कर देते हैं तो उसको राष्ट्रपति और राज्यपाल नहीं रोक सकते हैं, जो कि संघीय जो एक सिस्टम होता है उसके खिलाफ है। संघीय सिस्टम में राज्यपाल जो होते हैं वो केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर काम करते हैं, और राज्य केंद्र के खिलाफ या दूसरे राज्यों के खिलाफ कोई भी एडवर्स डिसीजन न ले सके, इसलिए उनको वहां पर चेक एंड बैलेंस के लिए रखा गया है। लेकिन अब इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा, सारी चीजों का निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा, जिसकी कोई भी जवाबदेही किसी के भी प्रति नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं अपने सेवा कार्य के दौरान किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार करें, किसी भी तरीके की बेईमानी करें, किसी भी तरीके की अन्य अपराधों में लिप्त रहे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, कोई एफआईआर नहीं हो सकती, और वही सारे देश के कानूनों की समीक्षा भी करेंगे, संसद के द्वारा पारित किए गए कानूनों को वो पलट भी देंगे, और जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं, उनको संरक्षण भी देते रहेंगे। बड़े बड़े पावरफुल वकील अगर उनके वकील के तौर पर उनका केस लेके आते हैं तो, चाहे वो तीस्ता शीतलवाड़ हो, रवीश कुमार नेहा, या फिर जो डॉक्टर मेंडूसा या कुणाल कामरा, इस टाइप के, योगेंद्र यादव टाइप के, राकेश टिकैत टाइप के जो लोग हों, वो किसी भी तरीके की बात करके किसी को भी गाली देकर आसानी से सुप्रीम कोर्ट के इन बड़े बड़े जो जजेस हैं या फिर जो बड़े बड़े वकील हैं उनकी कृपा से बचते रहेंगे। अब सवाल पूरे देश की जनता के सामने है। दुनिया के अन्य देशों में ऐसा कहीं भी नहीं है। सब जगह जो जुडिशरी होती है वो एग्जीक्यूटिव से या लेजिस्लेचर से वो चेक एंड बैलेंस में रहती है, लेकिन भारत में ये जो जुडिशरी है 45-50 सालों में इतनी निरंकुश बन चुकी है कि इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता, कोई सवाल नहीं कर सकता। अगर कोई सवाल करता है तो उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट लगा दिया जाता है, चाहे वो सवाल तथ्यात्मक ही क्यों ना हो, चाहे वो सवाल सबूतों के साथ ही क्यों ना हो, लेकिन इनसे आप सवाल भी नहीं पूछ सकते। ये नए जमाने के खुदा आप कह सकते हैं या फिर नए जमाने के
पैगंबर आप इन्हें कह सकते हैं, जिनके खिलाफ आप कुछ भी बोलेंगे तो जैसे कहा जाता है ना कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर सन से जुदा सर तन से जुदा, उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ आप कुछ भी आवाज उठाएंगे तो आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तलवार लेके ये तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन ये जो मामला है, जिस तरीके से हमने आपको बताया है, ये कहीं भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमारे खिलाफ नहीं ला सकते, क्योंकि हम बार बार जो संवैधानिक अधिकार है, जो बार बार जो लीगल जो प्रोसीजर है या लीगल प्रिंसिपल्स जो बने हुए हैं उनकी बात कर रहे हैं। और दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी देश का नागरिक है उसके ऊपर लॉ ऑफ लैंड यानी कि उस देश का कानून लागू न होता हो। लेकिन यहाँ पर ये विशेषाधिकार जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपने लिए हासिल कर लिया है और अपने सबऑर्डिनेट उन जजों के लिए भी इसको थोप दिया गया है देश पर, जिन्हें वो ही नियुक्त करते हैं। हाई कोर्ट के जजेस का जो नियुक्ति का प्रोसीजर है उसमें केवल 30% के करीब ही हायर जुडिशरी से प्रमोट होकर जाते हैं, और वो भी इन्हीं की कृपा से ही प्रमोट हो सकते हैं। बाकी के जो 70% है वो ये पिक एंड चूज करते हैं। हाई कोर्ट में हाई कोर्ट का कॉलेजियम होता है जिसमें 2 सीनियर मोस्ट जज और चीफ जस्टिस होता है। वो नामों का एक लिस्ट देते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के पास जाता है, जिसमें 2 सीनियर मोस्ट जज और सीजीआई होते हैं। वो उसको पास कर देते हैं। हालांकि अभी इसमें ये हुआ है कि वो इंटरव्यू लेने का उन्होंने नया एक प्रचलन शुरू करने की बात कही है। उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जो जज नियुक्त किए जाते हैं वो भी ये पिक एंड चूज करते हैं, सीनियरिटी को नजरअंदाज करके अपने मनमाफिक व्यक्तियों को या फिर कपिल सिब्बल सिंघवी टाइप के बड़े वकीलों द्वारा सुझाए गए नामों को सुप्रीम कोर्ट में ये नियुक्त कर देते हैं। और वो एक फिक्सिंग के तरह से होता है कि कॉलेजियम में कौन कौन रहेगा, अगला आने वाला कॉलेजियम किस किस को लेकर रहेगा, ये सारी चीजें पहले ही फिक्स कर दी जाती है, क्योंकि किसी भी जज के सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट होने की तारीख से ही डिसाइड हो जाता है कि वो आगे जाकर कॉलेजियम का हिस्सा बनेगा या नहीं, आगे जाकर वो सीजीआई बनेगा या नहीं। सीनियर जजों को बाद में नियुक्त किया जाता है अगर करना भी होता है, लेकिन अपने चहेतों को ये पहले सुप्रीम कोर्ट में शपथ दिला देते हैं, जिसकी वजह से वो सीनियरिटी में ऊपर हो जाते हैं और उनसे सीनियर रहे जज बाद में उनके जूनियर बन जाते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा गोरख धंधा चल रहा है कॉलेजियम का, उसकी वजह से दुनिया में जो कहीं भी नहीं होता है वो भारत में है। और भारत में हम कह सकते हैं कि करीब 800 के करीब दुनिया के सबसे शक्तिमान लोग रहते हैं जिन पर कोई भी कानून लागू नहीं होता है। जय हिंद, जय भारत।